IVM। नमस्कार देवियों और सज्जनों, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम आर्थिक मुद्दों और विषयों को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, लेकिन हम वहां पे रुकते नहीं हैं। हम उसको जोड़ते हैं आपकी जेब के साथ और हम ये बताते हैं कि ये मुद्दे आपको क्यों ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर होता है आपकी जेब पर, आपके खर्चों पर, आपके व्यवसाय और नौकरी पर भी। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। वो मुद्दा है पेट्रोल और डीजल के दामों का। अगर आप इस पॉडकास्ट को अपनी गाड़ी में चलते हुए सुन रहे हैं या फिर ट्रैवल करते हुए सुन रहे हैं, तो आप ईंधन पे ही चल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम हमेशा से हमारे घर के बजट को बिगाड़ते रहे हैं, हमारे बजट को बिगाड़ते रहे हैं। दोस्तों, जब ये मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देश के जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली, बंबई, पूना, चेन्नई, यहाँ पे पेट्रोल का जो दाम है वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। कमर तोड़ देता है दोस्तों ये दाम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, जो कि IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़े हुए क्यों होते हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। डॉक्टर भरत, पहले तो स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, उनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उनमें किस तरह के टैक्स लगते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस लगाती हैं और इतने सारे दशक देख चुके हैं डॉक्टर भरत, तो आप थोड़ा सा हमको इतिहास भी बताइए कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं इस देश में। देखिए, तेल का जो दाम होता है ये उतार चढ़ाव तो हरदम होता ही है। और जहां तक मुझे स्मरण है कि जब 60 और 70 के दशक में जब अपने देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश इत्यादि से युद्ध हुए थे जी, तो उस समय अपने यहाँ पेट्रोल की बहुत किल्लत हुई थी, यहाँ तक कि राशनिंग भी हुई थी। तो उस प्रकार की स्थिति तो उसके बाद उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर पिछले 10, 20, 30 सालों में परिस्थिति तुलना में अच्छी ही रही है जी। अच्छा, अब विषय है तेल के दाम का। तो इसके दाम के 3 हिस्से, बल्कि 4 हिस्से हम कह सकते हैं। पहला तो तेल का खुद का जो इंटरनेशनल क्रूड होता है, जो कच्चा तेल होता है, जिसको खरीदा जाता है विदेशों से या फिर हमारे देश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, जिसका बेंचमार्क यानी मुख्य मापदंड ब्रेंट नाम से न जाना जाता है। फिर इसका जो क्रूड ऑयल भारत में आया तो उसको इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, ये सब कंपनियां रिफाइन करती हैं, तो रिफाइनिंग कॉस्ट उसमें जोड़ती हैं। तो मान लीजिए कि क्रूड ऑयल 30 रुपए में देश में पहुंचा और इन्होंने रिफाइनिंग कॉस्ट 10 रुपए लगा के ये 40 रुपए हो गया। ओके। अब इस 40 रुपए के ऊपर पहले केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूल करती है। तो सपोज कीजिए कि 40 रुपए पे उन्होंने 50% यानी कि 20 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, तो 20 रुपए जोड़ करके ये 60 रुपया हो गया। अब इस 60 रुपए पर जो राज्य सरकार है वो वैट या सेल टैक्स वसूल करती है। तो मान लीजिए कि राज्य सरकार ने भी 50% सेल टैक्स वसूल किया, तो 60 रुपए पर 30%, 50% यानी 30 रुपया राज्य सरकार ने जोड़ा और ये 90 रुपए का तेल हो गया जो बाजार में बिका। अब इसमें फिर जो रिटेलर होता है उसका थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह होता है, वो बहुत छोटी सी बात है। तो ये आपको समझ में आएगा कि 30 रुपए के जो तेल का दाम होता है, कच्चा दाम, जो रिफाइन होने के बाद 40 रुपया होता है, वो बाजार में पहुंच करके 90 रुपए का हो जाता है और उसमें 50% से अधिक जो हिस्सा होता है वो सरकार के द्वारा वसूल किए गए टैक्स का होता है। तो इसलिए तेल के दाम में सरकार के टैक्स का हिस्सा ज्यादा है और तेल स्वयं का दाम कम होता है। लेकिन सरकारें इस तेल पर टैक्स वसूल करना इसलिए पसंद करती हैं कि इसकी वसूली बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि देश में 10, 8, 10, 15 रिफाइनरीज होंगी
उन्होंने कितना तेल रिफाइन किया ये जांच करना बहुत आसान है, और वहीं पर वो उनसे टैक्स वसूल कर लेती हैं। तो सरकार को 10 जगह जा करके ढूंढ करके और टैक्स पेयर्स को ढूंढना, उनसे वसूल करना, ये लफड़ा कम हो जाता है। इसलिए सरकार पसंद करती है कि तेल के जो रिफाइनरी है वहीं से टैक्स वसूल कर ले, और इसलिए इसके ऊपर टैक्स अधिक लगाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तेल के ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा होता है टैक्स का। डॉक्टर साहब, हम एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जीएसटी हमारे देश में लगे हुए भी कुछ साल हो चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल पर हम जीएसटी क्यों नहीं लगा पाते? हम उसको जीएसटी के अधिवेश में, हम उसको जीएसटी के एम्बिट में क्यों नहीं ला पाते हैं? इस पर आज भी सेंटर और स्टेट अलग अलग टैक्सेस क्यों लगाते हैं, वैट क्यों लगाते हैं? इसका क्या मतलब है? तेल को जीएसटी में लाने के बाद इसके ऊपर पूरे देश में जो सेल टैक्स राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाएगी वह एक ही दर पर की जाएगी। अभी वर्तमान में हर राज्य को छूट है कि वो अपने विवेक के अनुसार तेल के ऊपर सेल टैक्स बढ़ा घटा सकता है। जैसे मैंने ये देखा कि एक बार मैं पंजाब से हरियाणा आ रहा था, तो पंजाब में पेट्रोल का दाम 75 रुपए था, तो हरियाणा में 65 रुपए था। कारण क्या? इंटरनेशनल दाम तो वही था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी वही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पर सेल टैक्स अधिक लगा रखी थी और हरियाणा ने उस पर कम लगा रखी थी। तो अगर हम जीएसटी में तेल को ले आएंगे तो पंजाब और हरियाणा सरकार को एक ही दर से उसके ऊपर अपना हिस्सा, जीएसटी का हिस्सा मिलेगा। उनकी जो अपनी स्वायत्तता है कि वो तेल के ऊपर टैक्स बढ़ाकर अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं, वो उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। और डॉक्टर साहब, मजे की बात यह है कि जब कोविड आया था तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी गिर गए थे, पर बावजूद इसके सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कम नहीं किया। उनके टैक्सेस उतने ही रहे, क्योंकि कोविड का दौर था, एकमात्र सोर्स था वो रेवेन्यू का सरकार के लिए। तो सरकार ने टैक्सेस किसी भी तरह से कम नहीं किए। और अब जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस दोबारा बढ़ गए हैं तो उन पे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई हुई है सरकार ने। तो इस वजह से पेट्रोल और डीजल हमको इस वक्त इतने महंगे दामों पे मिल रहा है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, एक तो सीधे सीधा हमारे ऊपर असर पड़ता है, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हमारा बजट तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। लेकिन जो एक दूसरा विश्लेषण है यहाँ पे, वो ये है कि पिछले 2 सालों में सरकार की कमाई तो भैया ठप रही है, क्योंकि ज्यादा सेक्टर खुले नहीं हैं, धीमे धीमे सेक्टर खुल रहे हैं। तो सरकार की कमाई में जो डायरेक्ट इजाफा कर रहे हैं वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले टैक्स ही हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों पर कुछ कटौती होगी, कुछ टैक्सेस कम होंगे? मैं तो ये मानता हूं कि यह न केवल चलने वाला है, लेकिन इसमें एक और कंट्रीब्यूशन है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। हो ये रहा है कि पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण तेल की, देखिए, विंड पावर और सोलर पावर का उत्पादन घट रहा है जी। और कई जगह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो कोयले की माइंस हैं, चाइना में भी, उनमें बाढ़ आ गई है। तो इस कारण जो पूरा जो विश्व का ऊर्जा परिदृश्य है उसमें ऊर्जा का दाम तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यानी कि जो कोयले का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़े, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, और ऊपर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स भी बढ़ेगी। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि आप चाहें या ना चाहें, पेट्रोल का दाम अभी अगर 110 रुपए है तो आने वाले 1 साल में 120-150 रुपए भी हो जाए तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे जैसे दुनिया में क्लाइमेट चेंज की परिभाषा बदल रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि कोविड के बाद कोल का कंजम्पशन या फिर फॉसिल का कंजम्पशन दुनिया भर में बढ़ रहा है अलग अलग कारणों से, तो इसका उपाय क्या है? आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो आम नागरिक हैं, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम उनकी कमर ना तोड़े, इसका उपाय क्या है? क्या हमें किन्हीं दूसरे संसाधनों की तरफ बढ़ना होगा? जहां तक ग्रीन एनर्जी का सवाल है, ये बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार भी इस तरफ बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए।
मूल कारण क्या है कि जब हम पेट्रोल को सीधे बाइक में डाल करके उसको चलाते हैं तो उसका 20 से 30% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसी क्रूड ऑयल को यदि हम पहले बड़े संयंत्र में बिजली में बदल दें और फिर उस बिजली से अपनी बाइक को चलाएं तो हमारी 50 से 60% ऊर्जा कम में आ जाती है। तो यानी कि तेल की खपत इलेक्ट्रिक के माध्यम से कम हो जाती है। इसलिए ग्रीन एनर्जी और विशेषकर इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ हमको निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। दूसरा इसमें यह भी है कि जो सोलर पावर है वो सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बनती है और उससे हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और एक और काम जो हमारे पाठक कर सकते हैं कि जो हम लोग यातायात करते हैं उसमें कार पूल्स और बाइक पूल्स को बनाएं। जैसे कि दो व्यक्ति एक ही मोहल्ले से एक ही दफ्तर में जाते हैं तो वो आपस में समन्वय करके एक साथ जा सकते हैं। इस प्रकार से हमको अपने तेल का कंजम्पशन कम करना होगा। तो देवी और सज्जनों, पेट्रोल और डीजल की जो मार है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके उपाय भैया यही हैं कि हम धीमे धीमे पदार्पण करें ग्रीन एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्तों और आज आपने कुछ नया सीखा हो पेट्रोल और डीजल के दामों के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इनका क्या असर होता है इकोनॉमी पे, ये कैसे हमारी जेब तक पहुंचते हैं और इसका फ्यूचर क्या है, तो इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो आपको लगता है वो भी कुछ नया सीख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी सीरीज के अगले पॉडकास्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर किसी नए आर्थिक मुद्दे को जोड़ेंगे आपकी जेब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शब्बत है। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Dr. Gayatri Vasudevan from LaborNet Services. They discuss the challenges and opportunities faced by the informal labor sector in India. On the Life Manifesto, Zarina teaches us how to deal with self-abandonment. On Smarter with Sid, we take a look at what happened over 100 years ago in the 1920s, where the situation was pretty similar to our 2020s. Agriculture played a very vital role in the flourishing of human civilization. Dr. Rajiv and Manik Deshmukh talk about this phenomena on Marathi Khirkitun. The lion is not a pet animal, but it can be adopted by a zoo. On Hansavani, we hear about the strange man who was keen on experiencing the grandeur of the lion. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcast's website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.